हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, प्रीवियस ईयर के एम्स के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ओके, जो अपकमिंग एग्जाम में आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। उनके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज थ्योरेटिकल भी लाने वाले हैं जो आपके प्री में काम आएंगे। साथ साथ में प्री के साथ में जो बच्चे केजीएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो। बाकी के कुछ सीक्वेंशियल अपने एमसीक्यूज रहेंगे कि सीक्वेंस वाइज आपका यहाँ पे नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इस प्रकार के अपन यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो ठीक है, अपना बाकी कंटिन्यू आगे क्लासेस भी फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरएनसीसी की ओर से आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो कि एंड्रॉयड के लिए भी है और आईओएस के लिए भी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या शुरू कर चुके हैं, हम वहाँ पे टोटल नॉर्सेट स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। लाइक प्रीवियस काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हमारी टेस्ट सीरीज का, उसी प्रकार से इस साल भी इस बार भी इस वाले नॉर्सेट में भी हमने वापस से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली 2 टेस्ट आपको सोल्व करने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अभी मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा इसके बारे में। ओके, जो टेस्ट रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, और वीकली जो हम टेस्ट कराएंगे वो कैसे करेंगे, प्री नोट सेट स्पेशल टेस्ट वहाँ पे रहेंगे टोटल। अभी तो जैसे 100 एमसीक्यूज हो गए, तो उस प्रकार के आपको प्री और मेंस के यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस मिलेगा 500-600 स्टूडेंट्स के अंदर, आपकी रैंक क्या रहती है, ठीक है, आप क्वालिफाई होते हो नहीं होते हो, और रैंक क्या रहती है, आपको रैंक से आपका क्या चॉइस ऑफ एम्स आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो आपको पता लग जाएगा। और एमसीक्यूज जो हमने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो एनक्लेक्स का जो पैटर्न है उस पे, और प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड, लाइक वो किन किन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज चूज कर रहे हैं उनसे प्रैक्टिकल कंटेंट हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है। और यहाँ पे साथ साथ में रेशनल्स हमने इतने अच्छे दिए कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, जिन टॉपिक्स से हम यहाँ पे एमसीक्यूज हमने बनाए हैं। ओके, अभी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इसका। तो टोटल टेस्ट सीरीज आपको किस नाम से मिलेगी हमारी ऐप पे, नॉर्सेट स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। टोटल इसके अंदर 150 टेस्ट पेपर रहेंगे, 2 लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको डेली, एक मिलेगा मॉर्निंग में, एक मिलेगा इवनिंग में। सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर क्या है, 9588856774, ठीक है। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हम वहाँ पे आपकी कंप्लीट कर देंगे। और ये जो स्केड्यूल आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्सेट 5.0 स्पेशल के लिए है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, वीकली टेस्ट सीरीज 100 एमसीक्यूज की, उसके साथ में जैसे 7 एंड 8 ऑफ अगस्त को हमने क्या यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व कराए थे, फिर रेस्पिरेटरी के, फिर नर्वस सिस्टम के, फिर बाद में वीकली हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्री नॉर्सेट 5.0 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे वो भी आपको करने को दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी आपको जो है वो एमसीक्यूज फर्दर मिलते जाएंगे, ठीक है। अगस्त मंथ का पूरा स्केड्यूल है, टिल नॉर्सेट आपका ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और जो बच्चे केजीएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए केजीएमयू के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। केजीएमयू के अंदर क्या बताया गया, 100 एमसीक्यूज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसमें से 60 तो आपको रहेंगे नर्सिंग के एमसीक्यूज एंड 40 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको अदर सब्जेक्ट से। तो इस प्रकार से भी आपको वहाँ पे हमारी अलग से टेस्ट सीरीज बनाई हुई है स्पेशली फॉर केजीएमयू स्टूडेंट। तो अभी आपका ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी आप सभी को बताने के लिए, ताकि आप अपना प्रिपरेशन का बेस्ट दे सकें, ठीक है। तो एमसीक्यू है अपना, पहला एमसीक्यू है, A sweat test is performed on an infant with a suspected diagnosis of cystic fibrosis। एक स्वेट टेस्ट जो है परफॉर्म किया गया है इन्फेंट में, जो सस्पेक्टेड डायग्नोसिस किसका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, तो उसके लिए एक स्वेट क्लोराइड टेस्ट करके टेस्ट होता है, वो यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। द नर्स रिव्यू द रिजल्ट, नर्स जो है वो रिव्यू कर रही है रिजल्ट को, ऑफ द टेस्ट एंड नोट दैट द क्लोराइड लेवल इज 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नर्स ने क्या किया, टेस्ट को रिव्यू किया और अब वो नोट कर रही है कि जो क्लोराइड का जो लेवल है वो कितना आया है, 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आया। हाउ शुड द नर्स इंटरप्ट दिस फाइंडिंग, अब जो नर्स है इस फाइंडिंग को किस प्रकार से इंटरप्रिटेट करेगी। ए नेगेटिव टेस्ट, क्या ये नेगेटिव टेस्ट है,
ए पॉजिटिव टेस्ट, सजेस्टिव ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर एन अनरिलेटेड फाइंडिंग। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? नेगेटिव टेस्ट के बारे में बता रही है, पॉजिटिव टेस्ट के बारे में बता रही है, या फिर ये सजेशन करता है कि यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसको, या फिर ये एक अनरिलेटेड फाइंडिंग है, ये कोई फाइंडिंग रिलेटेड नहीं कर रही है सिस्टिक फाइब्रोसिस को। क्या होगा अपना करेक्ट आंसर? तो ये जो अपना एमसीक्यू है, ये अपना पीडियाट्रिक का जो एंडोक्राइन सिस्टम का रिलेटेड ये टॉपिक है मेनली। बाकी ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर आप पढ़ोगे जब, क्योंकि इसके अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम में इफेक्ट नहीं होता है, बाकी एंडोक्राइन सिस्टम के इफेक्ट होने की वजह से मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के साइन सिम्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो टेस्ट होता है वो होता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। अपन टेस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले अपन समझेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। मेन अपन एमसीक्यूज की बात करते हुए जो अपना पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो है वो क्या है, एक प्रकार की मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। बट मेनली इसके अंदर क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो फंक्शन है वो कैसे हो जाते हैं, डिसफंक्शन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड नॉर्मल फंक्शन करती है वो उसके विपरीत फंक्शंस करना यहाँ पे शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव और थिक यहाँ पे क्या होंगे, बॉडी सिक्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप कर सकते हो म्यूकस का यहाँ पे थिक सिक्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मेनली अपन किसकी बात करते हैं, म्यूकस की, क्योंकि लंग्स में जब आप देखोगे तो वहां पे भी क्या होता है, एयरवे नेरोविंग हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। पैनक्रियाज के अंदर भी यहाँ पे जो नॉर्मल जो टाइनी वेसल्स होती है वो उनका भी जो डायमीटर होता है वो इस म्यूकस की वजह से, थिक सिक्रेशन की वजह से वो कैसे होते हैं, नैरो हो जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। ये क्या करता है, ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल पाथवेज। अब देखिए स्मॉल पाथवेज के अंदर ब्लॉकेज होता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस से नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनेगा, ये तो हो गई बात अपनी डेफिनेशन की, कि एक लाइन में ना लिखे, मैं आपको अलग अलग इसके पार्ट करके कुछ समझा दिया ताकि इजी रहेगा। ठीक है, अब ये एमसीक्यू नंबर 1 यहाँ से क्या बनेगा, क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है एक। लास्ट क्लास के अंदर हमने देख लिया था ऑटोसोमल एलोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होती है, जब अपने हीमोफीलिया वगैरह पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा, तो वहां पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है, सेकंड एमसीक्यू क्या बनेगा यहाँ से, कि क्या होता है कि एक क्रोमोसोम नंबर होता है 7th, 7th नंबर क्रोमोसोम होता है, वो क्या करता है, वो करता है कंटेन CFTR जीन। ये क्या करता है, इस 7th नंबर क्रोमोसोम पे कौन सा जीन प्रेजेंट रहता है, CFTR जीन। अब यहां से एमसीक्यू बनता है कि CFTR जीन की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। अब इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, 7th नंबर क्रोमोसोम में क्या देखने को मिलता है आपको, अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के CFTR जीन होता है, ये क्या करता है, मैग सिक्रेशन थिन। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है इस जीन का, कि ये बॉडी के सिक्रेशंस को क्या करता है, थिन करता है। मगर जब सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर 7th नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट आएगा, तो इस CFTR जीन में भी डिफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से इसकी क्या देखने को मिलेगी, डिफिशियंसी देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। 7th नंबर क्रोमोसोम में क्या आता है, डिफेक्ट आता है, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज मिलेगा क्या, CFTR जीन। CFTR जीन डिक्रीज मिलेगा तो बॉडी सिक्रेशंस कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे।
तो अपनी जो भी एक्सोक्राइन जो डक्ट है, डक्ट में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिसफंक्शन। ओके, तो वो क्या करेगा फिर, जो काफी गाढ़ा यहाँ पे क्या करेगा, म्यूकस का रिलीज करेगा, जिससे जो ब्लॉकेज वगैरह आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, तो वो बनेगा मोस्ट अफेक्टेड और मोस्ट अफेक्टेड सिस्टम। कौन सा होता है, जीआईटी। पूछा गया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मोस्ट अफेक्टेड सिस्टम कौन सा होता है, जीआईटी। जीआईटी में भी कौन सा, पैनक्रियाज, 90% तक। अब जीआईटी के यहाँ पे क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे, माल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायबिटिक मेलिटस, और क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टूल जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फ्रोदी एंड फॉल, वहां पे क्या मिलेगी, उसकी स्मेल मिलेगी। तो ये एमसीक्यू बना हुआ है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर स्टूल कैसा देखने को मिलता है, फ्रोदी स्टूल, और उसकी स्मेल भी कैसी, एकदम फॉल अपने देखने को मिलेगी। ये अगर ऑप्शन में ना मिले तो आप आराम से दे सकते हो क्ले वाइट स्टूल। क्ले वाइट स्टूल को आप यहाँ पे करेक्ट करके आ जाना। ये तो ऑप्शन आपको अगर मिलेगा ही मिलेगा अगर इसके स्टूल के लिए पूछा गया तो। अब अगर बात करें कि ये क्या करता है, अपने एयरवे को डिस्टर्ब करता है, तो सेकंड यहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में क्या देखने को मिलेगा आपको, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस क्या होता है, कोलेप्स ऑफ एल्वियोलाई। दोनों ही यहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं इनसे कि एम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है, एटेलेक्टेसिस का क्या मतलब होता है। इसके बाद में और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बैरल शेप चेस्ट। क्योंकि एम्फाइसीमा होता है, एम्फाइसीमा में क्या देखने को मिलता है आपको, बैरल शेप चेस्ट। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, साइनोसिस। और साइनोसिस होता है, तो मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था साइनोसिस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो पेरिफेरल अपनी जो फिंगर्स के टिप होते हैं वो कैसे होता है, क्लबिंग या फिर ड्रम स्टिक अपीयरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बनता है वो बनता है, अगर कोई पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस का और उसमें डेथ हो रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। और यहाँ पे बच्चा है तो बच्चे को क्या हो सकता है, न्यूमोनिया। ये हो गई इसकी साइन सिम्टम्स की बात हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसके बाद में प्रोवाइड म्यूकोलाइटिक मेडिकेशन, जो म्यूकस को यहाँ पे क्या करे, रिमूव कर सके बॉडी में से। कौन सी होती है, एन एसिटाइल सिस्टीन। चेस्ट फिजियोथेरेपी से एमसीक्यू बना हुआ है कि नर्सिंग यहाँ पे केयर देनी है तो आप क्या दे सकते हो उसको, चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हो, पोजीशन उसको दे सकते हो, ब्रोंको डायलेटर ड्रग दे सकते हो उसको। ब्रोंको डायलेटर में आप क्या दे सकते हो, सालबुटामोल। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें जो सिस्टम अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, इंटेगुमेंट्री। क्योंकि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है तो यहाँ पे हर प्रकार का सिस्टम अफेक्ट होता है अपने अपने तरीके से। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट की जो स्वेटिंग होती है,
उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या रहता है, सोडियम एंड यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे सब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे स्किन जो पेशेंट की रहती है वो कैसी रहती है टेस्ट में, साल्टी स्किन का टेस्ट आता है, और साथ में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। स्किन बिकम साल्टी टेस्ट, एग्जाम में पूछा था टेस्ट कैसा था स्किन में, साल्टी। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इनफर्टिलिटी, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस होता है वहां पे ब्लॉकेज देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म का यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकता है ड्यू टू थिक। साथ साथ में एक तो हो गया वास डिफरेंस है, सेकंड वेजाइनल थिक सिक्रेशन। अगर वेजाइना के अंदर थिक सिक्रेशन है तो वो वैसे यहाँ पे स्पर्म को ज़्यादा आगे मूव नहीं करने देंगे। ये तो हो गया अपना सारे मोस्ट जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं वो सिस्टम देख लिया हमने। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस से, क्योंकि डायग्नोसिस से ही अपना ये वाला एमसीक्यू बना हुआ है, और डायग्नोसिस से एमसीक्यू बनता है। तो देखिए डायग्नोसिस में एमसीक्यू नंबर 1 क्या है, स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपन पेशेंट का। एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था, क्ले कलर स्टूल आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ में स्टूल का अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 24 आवर का कलेक्शन अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ट्रिप्सिन। स्टूल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो हो गया इसका सजेस्टिव डायग्नोसिस। साथ साथ में अपन क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे भी अपन यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। मगर ये तो अपने क्या एक सपोर्टिव डायग्नोसिस में आ जाएंगे। मगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ये यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू बनता है, अपना ये वाला एमसीक्यू भी यहीं से बना हुआ है। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करवाते हैं। इस टेस्ट के अंदर जो ड्रग दी जाती है उसका क्या नाम होता है, पायलोकार्पिन। पेशेंट को क्या दिया जाता है, पायलोकार्पिन का यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, हाई स्वेटिंग। हाई स्वेटिंग देखने को मिलेगी, और स्वेटिंग के अंदर क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड भी यहाँ पे एक्सेसिव देखने को मिलेंगे। और अब क्या करते हैं अपन, यहाँ से अपन क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, और सैंपल कितना लेते हैं, 75 mg। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, mg लिखा है, तो आपको भी एग्जाम के अंदर mg को ही करेक्ट करके आना है। ml आपके यहाँ पे अगर करेक्ट कर दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो स्वेट जनरेट करने की कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। पहले के टाइम में क्या करते थे, इलेक्ट्रिक शॉक देते थे स्वेट जनरेट करने के लिए, मगर वो हार्मफुल रहता है। तो फिर अभी करंटली क्या चल रहा है, पायलोकार्पिन की ड्रग देते हैं अपन। ये क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होती है किस नेचर की होती है, कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक ड्रग होती है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, वो होता है स्वेटिंग। क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखोगे, क्योंकि एक्जोक्राइन डक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो स्वेट ग्लैंड्स भी कैसी होती है, अपनी एक्जोक्राइन डक्ट होती है, क्योंकि डक्ट के अंदर से आके जो स्वेट ग्लैंड से डक्ट के अंदर में आके फिर वो जो पोर्स उसके ओपन होते हैं कहाँ पे, स्किन के अंदर। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो स्वेट तो यहाँ पे कम बनना चाहिए, जिसके सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कम बनता है। अपने को स्वेटिंग करवाने के लिए हम क्या देते हैं यहाँ पे, पायलोकार्पिन ड्रग देते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, स्वेटिंग। और जब स्वेटिंग करवाएंगे हम तो पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट में क्या है, पेशेंट के यहाँ पे स्किन के ऊपर सोडियम एंड क्लोराइड। तो हमने क्या किया, सैंपल लिया और हमने कर दिया है सैंपल की टेस्टिंग। तो देखिए इसके कुछ रिजल्ट निकलेंगे, यहाँ से एमसीक्यू अपना बनता है। सबसे पहले तो नॉर्मल या फिर नेगेटिव आप कब बोलोगे, जब इसका लेवल
40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो तब सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड आप कब कहोगे? जब इसका लेवल 40 टू 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो, और पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस ये आप कब कहोगे? मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू आपको में क्या पूछा गया था कि उसका लेवल क्या आया है, 60 आया है पेशेंट का, सॉरी 40। ठीक है, 40 तक उसका लेवल पहुंचा है, तो ये एक प्रकार का क्या सजेस्ट करता है, क्या फाइंडिंग करता है? सजेस्टिव ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस की वो सजेस्ट कर रहा है, बट अभी कंफर्मेटरी नहीं है, बट नेगेटिव भी नहीं है, आपका सजेशन है कि हाँ पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। अगर ये 60 तक चला जाता, 60 या फिर मोर देन 60 चला जाता, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, क्या ड्रग दी हमने? पाइलोकार्पिन ड्रग दी, और ये अपना क्या टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट देखिए, यहीं से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा कि अगर इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन वाली कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, माल एब्जॉर्प्शन होगा तो उसके अंदर क्या ग्रोथ फेलियर देखने को मिलेगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या अपन देते हैं? एंजाइमेटिक टेबलेट। एमसीक्यू बना हुआ ये, तो एंजाइमेटिक टेबलेट देने का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? तो ये रहता है 30 मिनट्स आफ्टर फूड इनटेक। ये एमसीक्यू पूछा गया था एम्स के अंदर। तो एंजाइमेटिक टेबलेट आप कब दोगे? बिफोर मील दोगे, आफ्टर मील दोगे, या फिर विथ मील दोगे? तो आफ्टर मील देनी है, वो भी 30 मिनट आफ्टर फूड इनटेक आपको एंजाइमेटिक टेबलेट यहाँ पे देनी होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक और बनता है, वो बनता है अपना किससे? डाइट से रिलेटेड। डाइट क्या रखोगे सिस्टिक फाइब्रोसिस की? पूछा गया एमसीक्यू है। तो डाइट यहाँ पे हाई कैलोरी, क्योंकि उसके अंदर फटिग इजीली देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरवे जो है वो नैरो हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो आप कैलोरी क्या दोगे? हाई कैलोरी डाइट दोगे उसको। हाई क्या रहेगा उसमें? प्रोटीन एंड फ्लूइड, ताकि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ी हुई रहती है म्यूकस की, फ्लूइड देने से थोड़ा उसके लेवल में सुधार आएगा। इसके साथ में आप और क्या दोगे? लो फैट डाइट, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को क्या हो रहा है? स्टेटोरिया हो रहा है, तो आप क्या दोगे उसको? लो फैट डाइट यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। साथ साथ में इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को वैक्सीनेशन भी यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या निकला? सजेस्टिव ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस की वो सजेस्ट कर रहा है हमें कि हो सकता है कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अगर 40 से नीचे होता तो वो अभी क्या होता? नेगेटिव होता, नॉर्मल रहता अपना स्वेट क्लोराइड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग होती नहीं है, और जो भी होती है तो उसके अंदर क्या रहता है? सोडियम एंड क्लोराइड का यहाँ पे लेवल काफी तरह देखने को मिलता है स्किन के ऊपर, तो हम ये टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। और कौन से जीन के अंदर डिफेक्ट आता है? सीएफटीआर जीन के, सीएफटीआर जीन में। और एक कौन से क्रोमोसोम पे रहता है? 7th नंबर क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आएगा तो सीएफटीआर जीन में कमी देखने को मिलेगी। तो बॉडी के सिक्रेशन से पहले कैसे थिन बनाता था, तो अब कैसे हो जाएगा? थिकनेस यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। ठीक है, हमारी साथ साथ में डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको 80 to 100 एमसीक्यूज मिलेंगे डेली के, टॉपिक बेस्ड, सब्जेक्ट वाइज आपके, और प्री एग्जाम स्पेशल जो आपके अपकमिंग एग्जाम रहेगा उस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस ली जाएगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस होगा, आपकी अकॉर्डिंग टू लाइव रैंकिंग के आधार पे आपका रिजल्ट का एनालिसिस किया जाएगा। और एग्जाम पैटर्न जो सीरीज रहेगी वो कैसी रहेगी? ये जो वाली टेस्ट सीरीज, जो न्यू डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज है, कैसी रहेगी? अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न सीरीज रहेगी। तो इस प्रकार से हमारी डेली टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, जो कहाँ मिलेगी आपको? केवल और केवल आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो iOS के लिए भी है और एंड्रॉइड वाले पर्सन्स के लिए भी उपलब्ध है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इनके बारे में बाई करना चाहे, हमारे सपोर्टिव नंबर जो आपको नीचे नंबर दिख रहे हैं, इन पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर कितना ब्लड लॉस होता है? 800 ml, 100 ml, 500 ml या फिर 900 ml। पोस्टपार्टम हेमरेज आप कब बोलोगे कि भाई उससे ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हुई है तो उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे? देखिए, ये एमसीक्यू इजी है, मगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत बार।
अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या रहता है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन excess of 500 ml following after बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ के बाद में अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। एवरेज ब्लड लॉस का अगर आपसे पूछे, एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में कितना देखने को मिलता है, लेस देन 500 ml इन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 500 तक एकदम नॉर्मल है। इसके बाद में अगर पूछ ले आपसे सी सेक्शन में, सिजेरियन सेक्शन में कितना यहाँ पे नॉर्मल रहता है, तो 1000 ml तक नॉर्मल रहता है। 1000 ml से अगर ज़्यादा होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा, वो बनता है सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी। सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी में कितना नॉर्मल रहता है, 1500 ml तक ब्लीडिंग नॉर्मल है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो हेमरेजिक कंडीशन, यहाँ पे शॉक वाली कंडीशन पेशेंट्स के अंदर आने की यहाँ पे संभावना रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट ए प्रेग्नेंट पेशेंट इज RH नेगेटिव, gynecologist order an indirect COM test. What is the purpose of performing this test in a pregnant patient? अब ये इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्यों करवाया जाता है प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर, क्या पर्पज है इसका? फीमेल कैसी है, RH नेगेटिव पेशेंट है। टू डिटरमाइन द फेटल ब्लड RH फैक्टर, हम इसे डिटरमाइन लगा सकते हैं कि फेटल का RH फैक्टर क्या है। टू डिटरमाइन द मैटरनल ब्लड RH फैक्टर, ये मैटरनल RH फैक्टर के ब्लड को पता लगाने के लिए। टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल नेगेटिव फैक्टर, क्या ये मैटरनल एंटीबॉडीज देखती है फीटल RH नेगेटिव फैक्टर के खिलाफ, या फिर टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर, ये क्या ये मैटरनल एंटीबॉडीज देखती है फीटल के RH पॉजिटिव फैक्टर के लिए। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? अच्छा एमसीक्यू है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर। क्या रहेगा आंसर अपना? तो देखिए इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मदर जो होती है उसमें अगर RH नेगेटिव होगा और बच्चे में RH पॉजिटिव होगा, तभी क्या बनेगी, मैटरनल एंटीबॉडीज बनती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है। अगर मैटरनल एंटीबॉडी फीटल RH नेगेटिव के खिलाफ नहीं बनेगी, क्योंकि मदर का RH भी क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे अपन जो इस टेस्ट को पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एक टेस्ट, ठीक है, किसके लिए करते हैं, टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। इसके अंदर मदर को हमेशा क्या होना पड़ेगा, RH नेगेटिव होना पड़ेगा, और फीटस को हमेशा क्या होना पड़ेगा, RH पॉजिटिव, तभी यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होगी और मैटरनल एंटीबॉडीज बनेगी किसके खिलाफ, फीटल RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, ठीक है। और अगर ये वाली रिएक्शन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, RH इनकम्पिटिबिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, RH इनकम्पिटिबिलिटी। क्या होता है इसके अंदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBCs that result from an antigen antibody reaction। इसे हम क्या बोलते हैं, RH इनकम्पिटिबिलिटी। और ये कब होगा, मदर ऑलवेज नेगेटिव एंड फीटस ऑलवेज पॉजिटिव, तभी क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस देखने को मिलेगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, RH इनकम्पिटिबिलिटी।
एमसीक्यू बनता है। तो ये सबसे पहला एमसीक्यू इसकी डेफिनेशन से ही बनता है। दूसरा एमसीक्यू क्यों होती है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, उससे एमसीक्यू बनता है। तो क्यों होती है यह भी आपने देख लिया। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है तो क्या देखने को मिलता है, हाइपर बिलिरुबिनिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को जॉन्डिस की रिएक्शन देखने को मिलती है। जॉन्डिस की कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है अपना। मेनली अपन एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एमसीक्यू हमने प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट का क्या नाम होता है, अभी हमने देखा था कौन सा, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का क्या नाम है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। क्यों करते हैं, आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसके प्रिवेंशन में अपन क्या दोगे, आरएच डी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या देते हैं, आरएच डी इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रोगाम। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इसकी डोज से। डोज क्या रखते हैं, डोज रहती है इसकी 300 माइक्रोग्राम या फिर 15 इंटरनेशनल यूनिट अपन देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है इसका रूट क्या होता है, तो रूट होता है इंट्रामस्कुलर। ये है, कब लगाते हैं इसको, विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट आरएच पॉजिटिव बेबी, तभी तो रिएक्शन होगी। और आपको अगर लगता है कि फीमेल को नेक्स्ट बेबी भी आरएच पॉजिटिव है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइलेक्टिकली कब लगा सकते हैं अपन इसको, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। ठीक है, तो मेनली दो डोज लगती है आरएच डी की। एक तो लगती है आफ्टर 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, या फिर विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी हमें लगा देनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्या करेगी, आगे हीमोलाइटिक एनीमिया से प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट द हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो आरएसडी जो एंटी डी आरएसडी इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उससे एनीमिया कौन सा होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सेसिवली। तो इससे प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं अपन, एंटी डी, ठीक है, या फिर आरएच डी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, जिसे अपन रोगाम भी बोलते हैं। इसकी डोज क्या रहती है, 300 माइक्रोग्राम या फिर 15 इंटरनेशनल यूनिट। रूट क्या रहता है, आईएम रहता है, विद इन 72 आवर्स लगा सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली इसको अपन 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पे लगा सकते हैं। दूसरा इसका इलाज देखिए, इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो फीटल का आरएच पॉजिटिव ब्लड है उसको एक्सचेंज करते हैं किसके साथ में, आरएच नेगेटिव ब्लड से। ठीक है, फॉर स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल आरबीसी। बस यहाँ से एमसीक्यू नहीं बनेगा। ठीक है, इस लाइन से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ट्रांसफ्यूजन को। यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, नेक्स्ट लाइन से क्या एमसीक्यू बनेगा, इंडिकेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन। कि आपको ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज करने का आपको इंडिकेशन क्या पड़ा। अगर रोगाम से वो ट्रीट नहीं हुआ तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, आप ट्रांसफ्यूजन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, उसके क्या क्या इंडिकेशंस है। एमसीक्यू नंबर 1 बनेगा, यहाँ से ये बनेगा कि कोड हीमोग्लोबिन एचबी लेवल क्या रहेगा। अगर कोड का हीमोग्लोबिन, अम्लिकल कोड से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, उसका हीमोग्लोबिन देखेंगे, अगर वो उसका लेवल लेस देन 10 ग्राम पर डीएल रहेगा तो आप ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। सेकंड, कोड सीरम बिलीरुबिन लेवल,
अगर ज़्यादा है कितने से 4 to 5 mg/dl तक, तो ये क्या आपको सजेस्ट करता है, बच्चे को क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस से प्रिवेंट करने के लिए या फिर आगे जाके और हिमोलाइटिक एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूजन आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन की जो रेट है वो यहाँ पे बढ़ रही है। अगर बिलिरुबिन का जो है वो रेट कैसे बढ़े, 1 mg/dl पर आवर, ठीक है। अगर यहाँ पे पेशेंट को फोटोथेरेपी भी दी जा रही है, उसके साथ में अगर इस लेवल से अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है। इसके साथ फोर्थ क्या एमसीक्यू बनेगा, टोटल बिलिरुबिन लेवल अगर मोर देन 20 mg/dl से ज़्यादा हो गया तो आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है। एंड लास्ट एंड फाइनल, पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हो। ये सारे के सारे क्या है, इंडिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज करने के, ठीक है। एक्सचेंज क्यों करोगे, क्योंकि फीटर का क्या था, RH पॉजिटिव, मदर का क्या है, RH नेगेटिव, तो क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो गई, ठीक है, मैटरनल एंटीबॉडीज बन गई। एंटीबॉडी भी कौन सी बनती है यहाँ पे, IgG, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, रूट, कि आपको ब्लड तो एक्सचेंज करना है बट आपका रूट क्या है, तो रूट के लिए देखिए, अगर ये फीटस है, न्यूबॉर्न बच्चा है, तो आप क्या लोगे प्रायोरिटी, अम्बिलिकल, क्या आर्टरी या वेन, अम्बिलिकल वेन से, ठीक है, अम्बिलिकल वेन से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और अगर बच्चा थोड़ा लेट है, लाइक आप बोल सकते हो लेट नियोनेटल पीरियड, लेट नियोनेट है, तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी, स्पेनियस वेन। ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है, मेथड क्या रहेगा एक्सचेंज करने का, मेथड ऑफ ब्लड एक्सचेंज, भाई कितना आप ब्लड एक बार में एक्सचेंज कर सकते हो। इसके अंदर मेथड रहता है 10 ml ऑफ ब्लड विड्रॉल, एंड उसी टाइम पे 10 ml आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है बच्चे के अंदर ब्लड को। ब्लड कौन सा रहेगा, ये वाला इंसर्ट करोगे ब्लड कौन सा रहेगा, RH नेगेटिव, और ज़्यादा अच्छा है तो O ब्लड, ठीक है, O ब्लड आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे को यहाँ पे इन ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। तो ये कुछ यहाँ पे इंडिकेशंस रहते हैं ट्रांसफ्यूजन करने के। और RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। और ये इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है, RH नेगेटिव मदर क्या होती है, RH नेगेटिव बेबी क्या होता है, किस प्रकार से RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पे दो आपको साइन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है। एक यहाँ पे साइन जो देखने को मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बुद्धा एटीट्यूड साइन। बुद्धा एटीट्यूड साइन में क्या क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सेकंड यहाँ पे साइन देखने को मिलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, हेलो साइन, ठीक है। हेलो साइन में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और एडिमा देखने को मिलता है ऑन स्काल्प ऑफ फीटस, फीटस के स्काल्प पे क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, टू डिटरमाइन फीटल पोजीशन यूजिंग लियोपोल्ड्स मैन्यूवर, द फर्स्ट मैन्यूवर इज टू, ठीक है, हमें क्या करना है, फीटल की पोजीशन हमको डिटरमाइन करनी है कि कहाँ फीटल का हेड है, कहाँ पैर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लियोपोल्ड्स मैन्यूवर अपन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट मैन्यूवर किसको कहते हैं, फर्स्ट मैन्यूवर में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ऑप्शंस क्या है अपने पास में, डिटरमाइन डिग्री ऑफ मोल्डिंग, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फीटस, डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फीटस इन द फंडस, कि फंडस में क्या पार्ट है फीटस का, या फिर लोकेट द बैक आर्म्स एंड लेग्स, या फिर आप जो है वो फीटस की बैक कहाँ है, आर्म्स कहाँ, लेग्स कहाँ, ये आप लोकेट करते हो। मोल्डिंग कितना हुआ है उसकी डिग्री को असेस करने के लिए, फीटस के पोजीशन को असेस करने के लिए। तो
कौन सा फर्स्ट मैन्यूवर है जिसके अंदर आप क्या असेस कर सकते हो? फर्स्ट मैन्यूवर में क्या असेस करते हैं हम? क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर करेक्ट? अच्छा एमसीक्यू है, बार बार पूछा भी जाता है। लियोपोल्ड्स मैन्यूवर काफी इंपॉर्टेंट है, इमेज भी आती है एग्जाम के अंदर और डायरेक्ट एमसीक्यू भी बनता है। जिस प्रकार से ये आपका एमसीक्यू बना हुआ है, ये आपका एमसीक्यू जिपमेर के अंदर एक एमसीक्यू पूछा गया सेम, और एम्स 2019 का एक जो एग्जाम था वहां पे इसको इमेज से पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फीटस इज इन द फंडस। फंडस के अंदर फीटस का क्या पार्ट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे? फर्स्ट मैन्यूवर से। तो देखो फर्स्ट मैन्यूवर क्या होता है, टोटल कितने मैन्यूवर्स होते हैं? लियोपोल्ड्स मैन्यूवर टोटल कितने होते हैं? तो 4 मैन्यूवर, टोटल 4 मैन्यूवर्स होते हैं। फर्स्ट मैन्यूवर की हम बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट लियोपोल्ड। दूसरा नाम क्या होता है इसका? फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, कि फंडस के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए आपको जो लियोपोल्ड मैन्यूवर यूज में लेना है वो कौन सा होता है? फंडल ग्रिप। सेकंड वन की हम बात करें तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड लियोपोल्ड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप। इसके अंदर हम क्या असेस करते हैं फीटस के? पोजीशन ऑफ बैक, कि भाई बैक की क्या पोजीशन है, साथ साथ में लिम्स की पोजीशन देखते हैं, साथ साथ में शोल्डर की, यहाँ पे कौन सा शोल्डर एंटीरियर है, कौन सा शोल्डर पोस्टीरियर है, वो यहाँ पे अपन परफॉर्म करते हैं। कौन से लियोपोल्ड से? सेकंड लियोपोल्ड से। तो ऑप्शन नंबर डी किसके साथ अटैच होगा? ऑप्शन सेकंड लियोपोल्ड से। इसके बाद में बात करते हैं अपन थर्ड लियोपोल्ड। थर्ड लियोपोल्ड को अपन क्या बोलते हैं? पावलिक ग्रिप। इसके अंदर क्या करते हैं? एंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट असेस करते हैं। एंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट को जो हम क्या करते हैं? असेस करते हैं किसके अंदर? पावलिक ग्रिप के अंदर। जिसके अंदर हम इसके आपको इमेज देखोगे तो आप क्या लगेगा? एक साइड अपना थंब रहेगा, एक साइड अपनी क्या रहेगी? फिंगर्स को रहेगी, और ये वाला जो रीजन रहता है यहाँ से इसको हम यहाँ से अपन क्या करते हैं? एंगेजमेंट असेस करते रहते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट एंड जो लास्ट अपना होता है वो कौन सा होता है? फोर्थ लियोपोल्ड। फोर्थ लियोपोल्ड को अपन क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिप। ये ध्यान में रखना, पावलिक कौन सा होता है और पेल्विक कौन सा होता है, एमसीक्यू बनता है इनसे। यहां से अपन क्या असेस करते हैं? टू नोट द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ फीटल हेड। और एकमात्र ये ही ऐसा पोजीशन रहता है एग्जामिनर का, कहाँ पे देख रहा होता है इसके अंदर एग्जामिनर? जो वुमेन्स के फीट की ओर, वुमेन्स के पैरों की ओर उसका फेस रहता है। ठीक है, इसके अंदर फेस कहाँ रहेगा? वुमेन्स के पैरों की ओर। और उसके हैंड कैसे रहेंगे? लोअर साइड के अंदर यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आप अगर करोगे प्रैक्टिकल तो आपको इसी शेप पोजीशन के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। और जो बाकी के जो मैन्यूवर्स होते हैं इनको अंदर जो एग्जामिनर किधर देख रहा होता है? वुमेन्स हेड की साइड में उसका फेस रहता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू पूछ रहा था एग्जाम के अंदर। तो इस एमसीक्यू का अपना क्या आंसर रहा? यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर के लिए तो डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ द फंडस, फंडस के अंदर कौन सा फीटस का पार्ट रहता है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर से। बाकी के लियोपोल्ड मैन्यूवर्स का भी हमने देख लिया, एमसीक्यू बनता है इससे। तो एक बार आप जरूर इसका इमेज देख सकते हैं। और मैंने इसका प्रीवियस जो एम्स नोटसेट था 4.0, उस टाइम पे मैंने कम्प्लीटली इमेज बेस भी इसका पढ़ा रखा, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं।
द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन ए न्यूबॉर्न इज टू, न्यूबॉर्न के अंदर हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी अपन करवाते हैं, तो उसका गोल क्या रहता है, प्रमोट रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है उसको कम करना, या फिर डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, जो सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है उसको कम करना, या फिर प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना। फोटोथेरेपी का क्या गोल होता है? तो देखो, जो मेन गोल रहता है अपना फोटोथेरेपी का बच्चों के अंदर करने का, वो रहता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल रहता है उसको अपने बॉडी से डिक्रीज किया जा सके, ये अपना क्या रहता है, गोल रहता है। बाकी मैंने कंप्लीट फोटोथेरेपी जो है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा रखी है। इसके साथ में और यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है, फोटोथेरेपी से डिस्टेंस पूछ लेते हैं, कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है। साथ साथ में 2 आवरली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग साथ साथ में इसको करवाना चाहिए बच्चे को। इसके साथ में यहाँ पे रेंज देखी जाती है लाइट की, रेंज ऑफ ब्लू ग्रीन लाइट, रेंज कितनी रहनी चाहिए, 460 टू 490 mm, मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोथेरेपी। इससे क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन करने में इजी रहता है। तो इसकी यहाँ पे रेंज देखी पूछ जाती है, तो 460 टू 490 mm तक इसकी रेंज रखी जाती है। डिस्टेंस कितना लगता है, 45 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट अगर इससे एमसीक्यू बनता है तो एडवांस लेवल का एमसीक्यू बनेगा, वो बनता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी। कि फोटोथेरेपी क्या क्या मैकेनिज्म हो सकती है, बस आपसे केवल पूछी जाएगी कौन कौन सी होती है, इसके अंदर क्या होता है, कितना होता है, वो अपना यहाँ पे अभी तक इतना डीप नहीं पूछता है एम्स। तो देखो, फोटोथेरेपी की जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, तो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में क्या करता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की जो स्ट्रक्चर रहती है उसको यहाँ पे चेंज कर देता है। चेंज करने के बाद में उसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन की वजह से वो फिर अपन यूरिन में फीसेस के द्वारा हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये होती है इसकी मैकेनिज्म कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। सेकेंड वन कौन सी होती है, फोटो ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट से इसका जो स्किन के अंदर जो हाइपर बिलिरुबिन है उसको ऑक्सीडेशन के साथ में कम करने का काम करता है। थर्ड वन कौन सी होती है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमराइजेशन। तो ये बेसिकली तीन यहाँ पे मेनली मैकेनिज्म्स होती है जिसके ऊपर अपनी फोटोथेरेपी वर्क करती है। एक्सेप्ट करके आपसे एमसीक्यू पूछा सकता है, इसमें एक ऑप्शन और दे देंगे, फिर पूछेंगे कौन सी फोटोथेरेपी की मैकेनिज्म नहीं है। तो आपको अगर तीन आराम से पता होगी तो फोर्थ वन को आप आराम से एक्सक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा इससे, इसके साइड इफेक्ट से, साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी। वो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, हीटिंग, इसके साथ में और डायरिया, और क्या हो सकता है, आई इंजरी। ताकि इसको क्या कहते हैं, अपन को कवर करके रखना है, ठीक है, आईज को। इसके साथ में जहां से एमसीक्यू बनेगा वो क्या है, ब्रोंच बेबी सिंड्रोम। फीटस को क्या हो जाएगा, सॉरी, अपना जो न्यूबॉर्न को क्या हो सकता है, न्यूनेट को क्या हो सकता है, ब्रोंच बेबी सिंड्रोम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा, पोर पायरिया। पोर पायरिया के केसेस के अंदर
फोटोथेरेपी को अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोरपायरिन का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है डिजीज कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं, पोरपायरिया। और इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा जाता है। सेकंड कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ रखोगे, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। स्पेशली कोलेस्टेटिक जॉन्डिस अगर होता है तो वहां पे भी आप इसको क्या करोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखोगे। क्या होता है कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, फ्लो ऑफ बाइल इज स्टॉप्स एंड स्लो। किसी रीजन की वजह से बाइल का क्या हो गया, फ्लो में दिक्कत आ रही है, ना उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ना उसके ओवर एक्यूमुलेशन हो रहा है, बस उसका फ्लो में ही दिक्कत आ रही है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है। लीवर से ही वो स्लो निकल रहा है या फिर उसके फ्लो में दिक्कत आ रही है, इस कंडीशन में भी आपको फोटोथेरेपी नहीं करवानी होती है। तो ये आज के एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। फोटोथेरेपी से लास्ट एग्जाम में भी एमसीक्यू आया था, तो मैंने उससे पहले भी ये क्लास को अपन कंप्लीट कर लिया था लास्ट नोट सेट से पहले। तो जिनको जो पूछा गया था कि भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या रहती है, किस प्रकार से काम करता है, इसका जो क्या रोल रहता है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने कंप्लीट करा रखा था। ये तो बाकी का है, उसमें से उसकी भी आधी क्लास है आज जो मैंने आपको बताई है फोटोथेरेपी की, कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया गया था। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, केजीएमयू के लिए, क्योंकि अभी केजीएमयू के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है, तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है, केजीएमयू जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा, ठीक है, और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोट सेट और केजीएमयू आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी, ठीक है। और साथ में देखो केजीएमयू का जो पेपर है वो एग्जाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 एमसीक्यू आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यू जाएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी, ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी की जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को, आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से, और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।